वेलकम एवरीवन। आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है। आज का एपिसोड स्पेशल इसलिए है कि जैसे पिछले एपिसोड में जो भी बातें हुई थी उसमें मैं एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था। आज के एपिसोड में शायद ऐसा ना हो पाए, क्योंकि जो भी बात होने जा रही है उसमें कहीं ना कुछ मेरा भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है। मैंने भी ये बिजनेस वंस अपने टाइम किया है, तो बहुत मजा आएगा जब हम लोग जो है अपनी बिल्कुल दिल से बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं रोहित। हेलो रोहित। हेलो भैया, नमस्ते। गुड टू सी यू। रोहित को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूँ, मतलब मुझे जितना याद आ रहा है शायद 8-10 साल हो गए होंगे 2014 से। और रोहित की जितनी भी सफलता, असफलता, संघर्ष, सारी कहानियां मैंने जो है बहुत क्लोजली देखी हुई हैं। बहुत अच्छे से मैं जानता हूं ये सब बातों को। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्पेसिफिकली यही है कि मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस कैसे कम से कम पूंजी में आरंभ किया जाए, कैसे उसे अमेजन पे ले जाया जाए, ऑनलाइन कैसे उसको सेल किया जाए। तो मैं अभी कम से कम बोलूंगा। और ऑब्वियसली एज आई सेड दैट आई हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस, तो इट मे हैपन कि मैं बीच बीच में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं और स्टीयरिंग गाड़ी खुद चलाने लग जाऊं। तो प्लीज फॉरगिव मी। बिल्कुल भैया, आपका स्वागत रहेगा इस तरह। बट फॉर नाउ आई विल ट्रांसफर द माइक टू रोहित। रोहित, सबसे पहले आप अपने कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और आपका जो है एजुकेशनल, बिजनेस एंड फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जी बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं उन्नाव जिले के बेथर गांव का रहने वाला हूँ। बेसिकली मेरी जो शुरुआती पढ़ाई है वो गांव के ही सरकारी स्कूलों से ही हुई है। बाकी ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एमएससी साथ ही बिजनेस में मन था, इसलिए सीखने के लिए एमबीए किया। हालांकि वो सीखने को मिला ही नहीं जो मुझे सीखना, बल्कि एमबीए करना बेकार है। फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है हमारा। भाई जो है फैमिली, हम जो है किसान है, खेती बाड़ी का काम है हमारा। बाद में दरअसल ना इस मामले में जब, जैसा कि आपको नितिन भैया ने बताया कि मुझे लंबे समय से जानते हैं, उसमें भाजपा की जीत हुई थी सन 2014 में और हम उन्नाव के होटल में जो है एक मीटिंग का आयोजन हुआ था। उसी में हम पहली बार मिले थे और अभी तो 8 साल हो गए हैं। तब से हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहे हैं। मुझे कोई दिक्कत हुई तो मैं नितिन भैया से पूछ लेता। कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, वो तो इवन मम्मी पापा तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते। तो सीधी बात है, आप समझ सकते हैं इस मामले में जो मेरे गुरु हैं इस लाइन में जो लाने वाले हैं स्वयं नितिन है। और इस बात की मुझे खुशी है कि मैं उन्हीं के सामने ही आप सभी को ये बताने और सिखाने के लिए आया हूँ कि आखिर ऑनलाइन व्यवसाय स्टार्ट से करें। धन्यवाद। रोहित, ये बताइए कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो बग होता है ये आपके दिमाग में कहाँ से आया। Can you hear me? रोहित जी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, रोहित जी अभी शायद गांव में हैं, तो वहां पे उनका सिग्नल थोड़ा सा वीक चल रहा है। मैं देखते हैं जरा, म्यूट भी हो गए हैं शायद। वेयर इज रोहित जी। रोहित जी भैया, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस यस यस, वी ऑल कैन हियर यू। ओके, ऑलराइट, गो ऑन। तो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था भैया? तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का जो बग है वो आपके दिमाग में कैसे आया? इसके पीछे ना भैया दरअसल एक कारण नहीं है, कुछ तो किताबें रही। जैसे कि उस समय मैंने रश्मि बंसल की एक बुक पढ़ी थी, जीरो टू हीरो। उसने एक बहुत तगड़ा चेंजमेंट जो है मेरे दिमाग में लाया कि आखिर जो है ना कि तो जॉब तो मैं करना ही नहीं चाहता। उसको पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे जॉब करनी ही नहीं है, मतलब किसी हाल में नहीं करनी। इधर चूंकि फैमिली बैकग्राउंड मेरा ऐसा था तो सभी की इच्छा तो बेसिकली यही थी कि मैं पढ़ने में भी तेज था,
तो इसको पढ़ करके मैं किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करूँ और क्लर्क बन जाऊँ, तो बस फिर ज़िंदगी सेटल है। फिर एक साधारण जो है कि ये थिंकिंग थी। लेकिन मेरे दिमाग में ऐसा आया ही नहीं। और फिर कुछ एक एंटरप्रेन्योर्स से मिला मैं, जो कि हमारे एरिया के थे। मैं उनसे मिलना स्टार्ट किया मैंने, ये सीखने के लिए आखिर बिजनेस और जॉब में क्या फ़र्क है बेसिक। मुझे समझ आया कि नहीं, मुझे जॉब करनी ही नहीं है, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरी थिंकिंग ऐसी थी। और फिर कुछ किताबों ने मेरे दिमाग में जो भर दिया, उसके बाद से तो मैंने जॉब की तरफ जाना ही छोड़ दिया। बस ये था कि मुझे बस एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो करनी है, सिंपली, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट से हो, उससे मतलब नहीं था। और इस तरह से मैं जो है इस लाइन में गया। एक्सेलेंट, ऑल राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं, सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। जो अभी आपका बिजनेस है, जो मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस है, ये आपने कब आरंभ किया, कहाँ आरंभ किया, कितने पैसे से आरंभ किया? डिटेल में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बात जो है 2015 की है, जब मैं इस बिजनेस में मैंने आने के लिए सोचा। आपका सहयोग में साथ ही साथ बात थी बाल दिवस की, यानी कि 14 नवंबर था। उस दिन मैं यहाँ से दिल्ली के लिए चला गया, क्योंकि मुझे बिजनेस स्टार्ट वहीं से करना था। और इसलिए करना था क्योंकि वहाँ पर चीजें इजीली अवेलेबल थी। अब यहाँ पर चीजें ला करके दिल्ली से यहाँ मंगाना, उसके बाद सेल करना तो बड़ा मुश्किल था, और इन्वेस्टमेंट भी बड़ा हो जाता, क्योंकि हमें चीजों को बहुत ज्यादा स्टॉक करना पड़ता। अब चूंकि कम पैसे में स्टार्ट करना था, तो बेहतरीन ये था कि हम मार्केट के पास पहुंच जाए, वहां जहाँ पर चीजें अवेलेबल हो इजिली, और हम जो है कि बायर्स के ऑर्डर आने के बाद में भी हम उन्हें मार्केट से तुरंत उठा करके पैक करके भेज सकें। तो कास्ट कटिंग के लिए हमें दिल्ली में ऑफिस स्टार्ट करना पड़ा, जो कि करोल बाग में, चूंकि इसकी मार्केट है, मोबाइल एक्सेसरीज की बड़ी मार्केट है, तो वहाँ पर हमने ऑफिस लिया। और 14 को जाने के बाद में महज जो है 12-14 दिन के अंदर वहाँ पर सब कुछ सेटअप हुआ। और 27 नवंबर वो डेट थी जिस दिन हमने अपना जो है अमेजन का अकाउंट स्टार्ट किया। और आज यानी कि 28 नवंबर, सेम यही डेट थी सन 2015 की, जिस दिन मुझे फर्स्ट ऑर्डर अमेजन पे रिसीव हुआ था। तो आज जो है हम उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज भी मुझे सिखाने को मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, ऑल राइट। यहाँ पर मैं 2 मिनट लूंगा, मैं जो है ना, मैं कुछ बोलना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ, जिस समय रोहित जो है दिल्ली में आए थे, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये बैड थिंग है, पर जो सक्सेस स्टोरी होती है ना, वहां पे फेल्योर्स को भी देखना चाहिए। तो रोहित के साथ में एक और हमारे उन्नाव के ही जो है ना प्रिय मित्र थे, वो भी आए थे। और ये दोनों ही लोग जो है साथ साथ वहाँ दिल्ली में आए हुए थे, करोल बाग में। और उस समय मैं भी करोल बाग में मेरा व्यवसाय था, और ये दोनों लोग जो है ना मेरे बहुत प्रिय मित्र, प्रिय छोटे भाई थे। पहले ही दिन में अर्ली मॉर्निंग में 11 बजे के आसपास में इन दोनों ही लोगों को मैंने वहाँ गफ्फार मार्केट है, गफ्फार मार्केट में मिलने के लिए बुलाया था। ऑब्वियसली अगर आपने जो है ना दिल्ली की लाइफ नहीं देखी है, और अगर आप उन्नाव के छोटे से गांव से गए हुए हों, तो आपको दिल्ली की लाइफ में आप जाके एकदम परेशान हो जाएंगे। आपकी जो है ना गांव की एकदम लेजी लाइफ स्टाइल है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, मम्मी सुबह अच्छा सा खाना बना के दे देती हैं। और दिल्ली में तो, और दिल्ली में भी आप करोल बाग में चले जाओ, करोल बाग में तो सब कुछ गाजर मूली सब एक बराबर। तो ये दोनों ही लोग मेरे पास में वहां पे मुझे मिले। जो पहला पर्सन था, मैं उसको देखते ही समझ गया था कि ये चल नहीं पाएगा। एज इनकी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके पास में एक पैशन, एक जील होना चाहिए। ये होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, आप जो है ना जो भी सर्कमस्टांसेज हैं, परिस्थितियां हैं, आपका मौसम खराब है, पैदल चलना पड़ रहा है, नाश्ता नहीं मिला है, नो वन केयर्स, वो तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। तो वहां पे ये दोनों लोग मुझे मिले। हाँ, जो पहला पर्सन था उसके पहले क्वेश्चन यही थे कि कि भैया नाश्ता नहीं मिला, गर्मी बहुत हो रही है, और ऑल दैट। और ऑब्वियसली मुझे भी थोड़ा सा लगा कि यार नाश्ता तो शायद मैंने भी नहीं किया था उस समय। गर्मी, ओके, आई मीन हु केयर्स, ओके। बट देन रोहित में वो झील थी, and I realized कि he will do good. I mean, at this point of time, I can say it's like 8 years as of now. But then at that point of, जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो बेसिक क्वालिटी होती है ना, कि आप जो अपने एक्सटर्नल थिंग्स होती हैं, आप उनका बिल्कुल केयर नहीं करते हो। ठीक है, पैसे नहीं है, हु केयर्स, रहने को नहीं है, हु केयर्स, खाने को नहीं है, हु केयर्स,
आपके दिमाग में जो है ना बिल्कुल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि आपको काम करना ही करना है। तो यू नो दैट पॉइंट आई वांटेड टू टेल अबाउट। तो एनीवे रोहित, तो आपने बताया कि आपने जो है ना आज 28 को आपको अमेजन का पहला ऑर्डर मिला था, राइट? थोड़ा सा जी इस बिल्कुल, प्रोसेस 7 को साल हो गए आज से। है ना, थोड़ा सा इस प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में बताइए कि कैसे जो है ना यू नो लाइक कितनी पूंजी से स्टार्ट किया, क्या आइटम लगाया और अमेजन में कैसे सेल करने के लिए गए, यू नो जो वो प्रोसेस है ना थोड़ा सा उसको डिटेल में बताइए। ठीक है, बिल्कुल। अरे सबसे पहले तो आपने जो मुझे याद दिलाया कि एक्सटर्नल थिंग्स कैसे मैटर करती थी, तो मैं आपको बताऊं कि नाश्ते वगैरह का तो खैर ध्यान नहीं देता था। दिल्ली के बारे में चूंकि मैं वहां कभी पहले गया नहीं था तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो ज्यादातर चीजें तो हम पैदल कर लेते थे। अब चूंकि सिटी वाली चीजें थी तो जो है आसानी से रास्ते कट जाते थे, बहुत सारी चीजें पैदल करता था। और रास्ते में अगर कहीं मुझे भंडारा दिख गया, जो कि उस समय अक्सर जो है कहीं ना कहीं मिल ही जाता था, दिन भर में जो है 10, 12, 15 किलोमीटर चलते थे, तो भंडारा में ही खाना खा लेते थे। और ये जो है ये जो है कास्ट कटिंग थी हमारे लिए, जो कि पैसे सीमित थे, खर्च भी बहुत सोच समझ के करते थे। तो अक्सर जो है कि मेरे काफी दिन ऐसे गए होंगे शुरुआती, जिन पे मैं ढूंढ ढूंढ के भंडारे में खा लेता था। और खैर आते हैं बिजनेस पे कि स्टार्टअप कैसे करते हैं। तो फिलहाल उस समय तो जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था वो सिंपली जो है कि ना आपको साफ रजिस्टर करनी होती थी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे होती थी। उसके अलावा आपको वेट के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता था। लेकिन अब अगर आप स्टार्ट करेंगे तो अब चीजें बदल गई हैं। अब चूंकि अब तो सेंट्रलाइज सिस्टम आ गया है, जिसमें आपको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है सबसे पहले आपको कंपनी रजिस्टर करने के लिए। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट लेवल पे आप सेल करेंगे तो आपको एक ब्रांड की रजिस्ट्री करानी होगी, जो कि आप किसी भी जो है जो लीगल सीएस हैं इसके लिए आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वो ये काम आसानी से कर देंगे। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो ब्रांड की जो गवर्नमेंट फीस है इंडिविजुअल के लिए वो इस समय 4,500 रुपए है। और अगर आप एज ए कंपनी रजिस्टर करते हैं तो वो फीस 9,000 रुपए हो जाती है। प्लस आपका जो भी जो ब्रांड के लिए फिल करेगा उनकी जो भी फीस होगी वो अलग अलग देते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं है। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि अगर आपका बिजनेस जो है वो 20 लाख रुपए से कम आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, 40 लाख रुपए से कम गुड्स बेचते हैं, तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ई कॉमर्स में अगर आप सेल करते हैं, आप ऑनलाइन सेल करते हैं, तो आपको पहले रुपए से सेल करने के लिए ही आपको जीएसटी की जरूरत होगी। आप जब तक आपके पास जीएसटी नहीं होगा तब तक कोई भी कंपनी आपको रजिस्टर करने ही नहीं देगी, आप उनके पोर्टल पे रजिस्टर नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब आपको पेमेंट आती है तो आपको एक टीसीएस नाम का एक पेमेंट होता है, इसको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, सॉरी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। वो 1% की फीस होती है। वो डिडक्ट करने के बाद ही आपको आपकी जो कीमत ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो आपको पैसा दे। और उसको जब आप अपनी मंथली या क्वार्टरली जब आप जीएसटीआर की रिटर्न जब आप भरते हैं तो आप उस टीसीएस को क्लेम कर लेते हैं, यानी कि वो एक तरह से आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट में काउंट हो जाता है। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही दो हैं। आपको ब्रांड रजिस्टर करना होगा और इसके अलावा आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। अब जीएसटी रजिस्टर करेंगे तो सीधी सी बात है, आपके पास पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, साथ ही साथ आपको एक बैंक अकाउंट की जरूरत होगी। अगर इनिशियली बेहतरीन ये है कि आप करंट अकाउंट ओपन करें, लेकिन अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में उसे चेंज कर सकते हैं। आप जो है करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी पोर्टल पे, यानी कि अमेजन की ही बात हो रही बेसिकली। तो अमेजन पे रजिस्टर करने के लिए आपको इन्हीं चीजों की जरूरत होगी। आपका एक मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका जीएसटी नंबर, आपका पैन, आपका आधार नहीं मांगते हैं वो, हाँ तो पैन मैंडेटरी है जीएसटी के साथ में। इनके साथ में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो आता है आपको लिस्टिंग करने का। क्योंकि जब भी आप अमेजन पे आप कुछ भी सर्च करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपको ढूंढना है, मान लीजिए आपको खिलौने चाहिए बच्चे के लिए, आप सर्च करते हैं कोई भी कीवर्ड लाइक टॉयज का, बेबी गर्ल या बॉय जो भी, तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखते हैं। दरअसल वो प्रोडक्ट जो है सेलर्स के होते हैं और वो प्रोडक्ट वेबसाइट पर दिखाई दे, उस प्रोसेस को ही लिस्टिंग बोलते हैं। कि आप अपने पोर्टल पे लिस्ट करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट आपके बायर्स जब सर्च करें तो वो दिखाई दे। बहुत टफ प्रोसेस नहीं है, दो तरीके से होता है। आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट भी लिस्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो इस प्रोसेस को बल्क में भी कर सकते हैं। दोनों ही प्रक्रियाएं बड़ी हैं, इसलिए मैं इसमें तो खैर मैं वो इंक्लूड नहीं कर सकता पूरा प्रोसेस। बट लेकिन आप ये समझ लीजिए जैसे आप प्रोडक्ट, जैसे आप किसी भी शॉप पे जाते हैं ना तो उसके बाहर जो है डिस्प्ले किए जाते हैं प्रोडक्ट्स, आपको वैसे ही प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले करने होते हैं ऑनलाइन उनके पोर्टल पे।
ताकि जब कोई भी बायर सर्च करे उस सिमिलर से तो आपका प्रोडक्ट दिखाई दे। और उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट दिखता है बायर को तो वो उसे परचेज कर सकता है। ये सिंपल प्रोसेस है। फिर आपके पास में जब ऑर्डर रिसीव हो जाता है उसके बाद आपको उसे प्रोसेस करना होता है। प्रोसेसिंग में फिर आपको दो चीजें मिलती हैं, एक तो इनवॉइस मिलती है, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड होती हैं, आपको कुछ भी उसमें एडिशनल करना नहीं होता, बस आपको कुछ कंप्यूटर्स पे लैपटॉप पे कुछ क्लिक्स करने होते हैं, प्रिंटर अटैच करना होता है, वो मिल जाते हैं दोनों डॉक्यूमेंट आपको। एक तो लेबल होता है, जैसे आप परचेजिंग करते हैं तो एक बॉक्स के ऊपर एक लेबल लिखा होता है जिसपे बारकोड लिखा होता है, ट्रैकिंग आईडी लिखी होती है, आपका नाम होता है वो, और दूसरे होते हैं इनवॉइस, वो भी ऑटोमेटिक जनरेटेड होती है जो आपको बॉक्स के अंदर मिलती है। आपने जो प्रोडक्ट परचेज किया है उसमें वो कितना टैक्स लगा है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, वो सारी डिटेल्स, और आपको अगर वो गारंटी वारंटी से रिलेटेड है तो वो फिर इनवॉइस आपको बाद में इस काम में भी आ जाती है। बस आपको प्रोडक्ट पैक करना होता है। उसके बाद जो कि अमेजन की अपनी सर्विस है, एटीएस नाम, अमेजन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज नाम की, और वो मुझे लगता है कि शायद इंडिया की तो सबसे बड़ी खुद की उनकी कंपनी होगी। वो स्वयं अपने जो है पार्टनर से है उनके, अपनी खुद की कंपनी से वो डिलीवर करते हैं, वो आकर के आपके जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वहीं से ही वो आपको पैकेट पिक कर लेंगे और वो फिर जो भी बायर है उसको वो पहुंचा देंगे। तो इसके लिए कई तरह की फीस हैं जो आपको पे करनी होती हैं। बेसिकली उसमें एक रेफरल फीस है, क्लोजिंग है, वेट हैंडलिंग है एंड अदर्स है। तो ये आपको फीस उसके एवज में पे करनी होती है, और जो कि ऑटोमेटिकली ना अमेजन जो बायर से कलेक्ट करेगा पेमेंट, उसमें से वो सारी चीजें डिडक्ट करके आपको आपका पेमेंट जो है वीकली बेसिस पे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। बुला बेटा दीदी को, कर रहे हो क्या बात? रोहित, अभी कुछ नंबरों पे आ जाएं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब तुमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो उसमें तुम्हारे पास कितनी इन्वेंटरी थी, कितने पैसे का सामान तुमने एक साथ रखा था? मेरे पास ये देखिए, जो एक सेटअप में जो जरूरत थी उसमें तो मेरे पास एक लैपटॉप तो पहले से ही था, सामान वो लैपटॉप था। इसके अलावा एक मुझे प्रिंटर लेना पड़ा था, और इसके अलावा एक मुझे पेपर्स लेने पड़े थे क्योंकि प्रिंट आउट उसी में से ही निकलने थे। पैकेजिंग के लिए बॉक्स मैंने लिए थे, साथ ही साथ रैप करने के लिए बबल रैप हम यूज करते थे, अब भी करते हैं, तो वो बबल रैप मुझे लेनी पड़ी थी। और बेसिक से कुछ एक कवर्स हमने जो है सभी के 2-2, 4-4, 5-5 पीस करके रखे हुए थे। इसलिए रखे थे क्योंकि मार्केट हमारे बहुत पास थी, या मान लो कि हम मार्केट में ही हमारा ऑफिस था, तो हमारे लिए ये प्रोक्योरमेंट की कोई दिक्कत नहीं थी। बस हम ऑर्डर आने के बाद में उसे ले लेते थे मार्केट से, पैक करके भेज देते, क्योंकि ये दिन में एक बार ही होता था। तो सुबह सुबह ऑर्डर प्रोसेस करते थे, लिस्ट निकालते थे, उसके बाद में मार्केट पहुंच जाते थे, सारा का सारा सामान परचेज करते थे, वापस आकर के बबल रैप करके उसको बॉक्स में डालते थे, इनवॉइस डालते थे और ऊपर स्टिकर चिपका देते थे। तो बेसिकली हमारे पास में जो इन्वेंट्री थी वो बेहद कम थी, यानी कि अगर जीरो भी कह ले तो अतिशयोक्ति ना होगी, और ऐसे भी स्टार्ट किया जा सकता है बिना इन्वेंट्री। आपका ऑफिस मार्केट के पास। एक्सीलेंट। अभी आप लोगों ने अगर इस पॉइंट को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व ना किया हो तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि इस पूरे प्रोसेस में जो जीनियस थिंग थी वो थी ये कि इनके पास में सामान कुछ भी नहीं था, मे भी 10,000 रुपए के आसपास का सामान रहा होगा, और सामान जो है ना इनके पास में 10,000 रुपए का रहा होगा, लेकिन ऑनलाइन जो ये बेच रहे थे वो 10 लाख रुपए का सामान था। दैट्स द गुड थिंग इन डूइंग ऑनलाइन बिजनेस, कि आप जो है ना सामने वालों को पता नहीं होता कि आपके पास कितना सामान है। ये चूंकि करोल बाग में बैठे हुए थे, करोल बाग में पूरे हिंदुस्तान का जो है सारा सामान वहां मिलता है, तो इनको मालूम था कि जो सामान बिक गया सुबह हमको मालूम पड़ जाएगा क्या बिका है, ये मार्केट में जाएंगे, खरीदेंगे, वो खरीदने के तुरंत बाद पैक करके कस्टमर को भेज देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि 10,000 रुपए से आरंभ किया और बिकने के लिए 10 लाख रुपए का माल लगा दिया। मॉर्निंग में जो माल बिका तुरंत बाजार गए, खरीदा, पैक किया, भेज दिया। राइट? बिल्कुल, ये बिल्कुल जीनियस थिंग थी कि ऑब्वियसली अगर आपको 10 लाख का व्यवसाय करना हो तो आप ऐसे सोचोगे कि 10 लाख का माल हम लेके लाएं। कोई भी दुकान अगर आपको आरंभ करनी हो हमेशा दिमाग में यही रहता है ना कि पहले आप सामान रखो। ऑनलाइन में सबसे अच्छी बात यही है कि आपके पास में सामान 10,000 रुपए का था, लेकिन सामने वाले को पता ही ना लगा कि आपके पास 10,000 का सामान है। आपने सब लगा दिया, जितना करोल बाग में उपलब्ध है सब आपने मार्केट में लगा दिया,
जैसे ही बिका सुबह सुबह सवेरे उठ के नहा धो के सामान लेने चले गए। बिल्कुल बिल्कुल यही प्रोसेस था और हम उसे आज भी फॉलो कर रहे हैं। मैंने चेंज नहीं किया है, हालांकि समय के साथ कुछ इन्वेंट्री जो हमें पता है कि ये बेसिकली ये सेल होनी होनी है, तो हम उनका स्टॉक उठा लेते हैं। कभी लगता है कि ये चीज मार्केट में शॉर्ट होने वाली है, उसका स्टॉक ले लेते हैं। बाकी आज भी प्रोसीजर वही है। तो कुल मिला के यह है कि जैसा कि बात थी इसका, जैसा कि टॉपिक था मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें इन्वेस्टमेंट रहा कितना होगा। बेसिकली हमारे पास इन्वेंट्री है ही नहीं, एक ऑफिस ले लिया, टेबल रखी, चेयर रखी, एक कंप्यूटर और प्रिंटर, पेज खरीद लिया, बस हो गया। इतना ही इन्वेस्टमेंट है। इससे कम में तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप हो ही नहीं सकता। मतलब लोग सोच ही नहीं पाते कि क्या ऐसी भी कोई ट्रिक हो सकती है कि बिना इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब आप लोग खुद देखिए कि हमारे पास में लाइव एग्जाम्पल है। इन्होंने एकदम मिनिमल इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किया, मे बी 10,000 रुपए में स्टार्ट किया। ऑफिस वगैरह का खर्चा एक बार बैकएंड में रख लीजिए, तो बाकी समझिए कि 10,000 रुपए में स्टार्ट किया। लैपटॉप जो है वो अखिलेश भैया का दिया हुआ था, राइट? बिल्कुल, तो मैंने अखिलेश भैया का दिया 8,200 हुआ रुपए में लैपटॉप सेकंड हैंड था। खरीदा था वो। या प्रिंटर रख लिया, करोल बाग में पहुंच गए और वहां पे जो है सामान तुरंत हाथ के हाथ में जो बिका, खरीदा, लपेटा और भेजना स्टार्ट कर दिया। ऐसे इनका जो है बिजनेस स्टार्ट हो गया। अच्छा, ओके, ऑलराइट। मेरे पास व्हाट्सएप भी आया है। लोग थोड़ा ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मोबाइल एक्सेसरीज से क्या मतलब है, तो थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दो कि मोबाइल एक्सेसरीज से क्या मतलब है। कोई बात नहीं। देखिए, जब आप कोई भी एक मोबाइल फोन लेते हैं तो आपके पास बेसिकली एक मोबाइल फोन ही होता है जो कंपनी आपको भेजती है। कभी कभी वो एक बैक कवर भेज देते हैं, इससे ज्यादा तो कोई भी मोबाइल की कंपनी कुछ नहीं भेजती। मोबाइल एसेसरीज का मतलब ये है कि मोबाइल को सजाने के लिए या उसके साथ में यूज करने के लिए जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारे मोबाइल एसेसरीज हैं। मतलब मोबाइल में अब तरह तरह के कवर, जैसे कि मेरे पास फोन है, मैं कैसा भी ट्रांसपेरेंट कवर यूज करता हूँ, या फिर इस पे कुछ इस टाइप का कवर लगा हुआ है, या बहुत सारे कवर, आपने भी कोई ना कोई कवर आप यूज ही कर रहे होंगे। ये सारे कवर जो है एसेसरीज का पार्ट है। इसके अलावा आप हेडफोन यूज करते हैं, आप ओटीजी केबल यूज करते हैं, आप ऑक्स केबल यूज करते हैं, या फिर इवन अगर आप सिम इजेक्टर पिन यूज करते हैं, वो भी मोबाइल एसेसरीज में ही काउंट होती है। तो मतलब मोबाइल से संबंधित वो सारे उपकरण जो इसके काम आते हैं, इसको सजाने के काम आते हैं, या इसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं, वो सारे के सारे मोबाइल एसेसरीज में उसमें आते हैं। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अच्छा, ओके, तो थोड़ी सी नंबर्स की बात हो जाए। प्रायः जो है ऑनलाइन मार्केट में मैं एक दो पॉइंट और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में हूँ, रहा हूँ। एक हमारा जो है व्यवसाय ये भी रहा है ऑनलाइन का। तो टिपिकली जो ऑनलाइन फील्ड में होता है, जैसे कई सारे लोग होते हैं, देखते हैं कि अमेजन में कोई चीज 150 रुपए की बिक रही है, तो उनके दिमाग में आता है 150 में बेचा, और बाजार में जो है वो हमको 20 रुपए की मिल जाती है। 20 रुपए में खरीद के 150 में बेचा, 130 रुपए प्रॉफिट हो गया, और वेरी सुन जो है ना हम मिलेनर हो जाएंगे। मैं बहुत लोगों को जानता हूं कि उनको दहेज में पैसे मिले, तिलक में पैसे मिले, उन पैसों से उन्होंने ऑनलाइन व्यवसाय आरंभ किया, और 6 महीने में जो है ना उनका सब बर्बाद हो गया। ओके, तो रोहित, टू बी वेरी प्रिसाइज, एग्जैक्ट नंबर्स पे आते हैं। मोटा मोटा एक आइडिया चाहिए। जैसे कि अमेजन में कोई सामान 200 रुपए का बिक रहा है, ओके, तो वो उसमें आपको कितना रुपया हाथ में मिलता है? इस चीज को ना ऐसे डायरेक्ट ना करके मैं आपको एक दूसरे तरीके से इस चीज को समझाता हूँ। देखिए, जो अमेजन की तरफ से जो फीस लगती है, बेसिकली वो 3 तरह की फीस लगती है। जैसे जब आप प्रोडक्ट आप देखते हैं कि आपको 20 रुपए का मार्केट में मिल रहा है, 150 रुपए का आपने बेच दिया, 130 रुपए बच गए, ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि उसमें आपको अमेजन को 3 तरह की फीस देनी होती है। पहली है रेफरल फीस। रेफरल फीस जो है कैटेगरी वाइज होती है, अलग अलग कैटेगरी पे, यानी कि अगर आप क्लॉथिंग में काम कर रहे हैं, इसकी अलग कैटेगरी है, उसका रेफरल फीस का परसेंटेज जो है वो अलग होगा। मोबाइल एसेसरीज में, किचन एंड कवर्स में अलग होगा, और इसी तरह की और भी चीजें, आप कंप्यूटर संबंधित चीजें बेच रहे हैं उसका अलग होगा, आप जो है ग्लासवेयर में है उसका अलग होगा। इस तरह से तो जो अभी अगर हम मोबाइल एसेसरीज की बात करें, तो इसमें जो रेफरल फीस है वो 150 रुपए से कम के आइटम पे, अगर आप 150 तक बेचते तो 3% है। लेकिन अगर आप जैसे 150 से 250 पहुंचते हैं तो ये 18% हो जाता है। तो ये रेफरल फीस है। इसी तरह से आगे भी बढ़ता जाता है, यानी कि ये 30% हो जाता है अगर आपका आइटम 500 रुपए का है। तो एक तो ये फीस होती है। दूसरी बात है कि एक क्लोजिंग फीस होती है।
हर एक प्रोडक्ट पे आपको देनी होती है, और ये भी चार्जेस के बेसिस पे होती है कि आप कितना बायर को चार्ज कर रहे हैं। अगर 0 से 250 रुपए तक का प्रोडक्ट है तो वो 3 रुपए होती है, 25 रुपए। उसके बाद अगर जो है 250 रुपए 251 से 500 के बीच है तो वो 6 रुपए होती है, 501 से 1000 है तो वो 30 रुपए होती है। इसी तरह से वेट हैंडलिंग फीस होती है। वेट हैंडलिंग डिपेंड करती है कि आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है। वो शुरुआती जो 500 ग्राम है उसके लिए वो करीब 70 रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा आप एडिशनल 500 ग्राम पे वो फिर उनका चार्जेस होता है लाइक 30 रुपए, वो बढ़ाते रहते हैं। तो इन चार्जेस को सबसे पहले आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो इसको ना उल्टा करिए आप। जैसे आप सोच रहे कि 20 रुपए के प्रोडक्ट पे इतना जोड़ दिया, नहीं, आप सोच लीजिए कि मेरा सेलिंग प्राइस है 150 रुपए। उसमें अच्छा ये जितनी भी मैंने चार्जेस बताए ये सभी एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, और सभी पे 18% जीएसटी लगना है। तो इस तरह से जो आपका जो अगर मोटा मोटा बात करें, इस समय जो शिपिंग फीस लगती है अगर 500 ग्राम से कम का पैकेट है, क्योंकि मोबाइल एसेसरी में 500 ग्राम से ज्यादा का आप बेचेंगे नहीं, तो सीधी सी बात है कि इसमें कवर्स है या ईयरफोन है तो सभी हल्के ही होते हैं। तो वैसे में करीब 90 टू 93 रुपीज उसका शिपिंग चार्ज आपको देना ही देना है। डिपेंड नहीं करता कि वो कितना हल्का है, क्योंकि आप कितना भी हल्का कर लीजिए शुरुआती कैटेगरी 500 ग्राम की है। इसके अलावा आप क्लोजिंग फीस देते हैं जो कि 3 रुपए या 6 रुपए होगी या 30 रुपए होगी, कैटेगरी डिपेंड करेगा। इसके अलावा रेफरल फीस आप जोड़ लीजिए उस पर। अगर आपका आइटम जो है 200 रुपए का है तो 18% जो है जीएसटी, 18% जो है उसके रेफरल फीस प्लस उस पर 18% जीएसटी। इस तरह के जब आप सारे चार्जेस को कैलकुलेट करके हटा देंगे, फिर जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी। तो बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं तो इसी बिजनेस में हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो होता है ऐसा। अभी जब से ये कोरोना वाला टाइम आया तो लोगों ने यूट्यूब और ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स का यूज खूब किया है, और यहाँ पे बहुत सारे चैनल से जो सिखाते हैं कि ऑनलाइन बेचते कैसे, तो वो बेचना तो स्टार्ट करा देते हैं, लेकिन उसमें घाटे क्या हैं, चार्जेस कौन से हैं, और वो सब नहीं सिखा पाते। तो ऐसे में हमारे लिए तो कंपटीशन खड़ा हो जाता है मार्केट में, क्योंकि हम जिस चीज को बेच रहे होते हैं 300 रुपए की सारी कैलकुलेशन करके, उसी को बंदा जो है 50 रुपए का मार्केट से लाके जो है 150 बेच लेता है। उसको लगता है कि 100 रुपए बस हो गया, 3 गुना पैसा हो गया। कुछ तो 2 गुने बेच देते हैं, 80 का ला 160 का बेच देते हैं, पैसा डबल हो रहा है। और कुछ दिन बाद उनकी जब तक समझ में आता है तब तक वो भयंकर घाटे में जा चुके होते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन तब तक कुछ लोग नए भी वही यूट्यूब चैनल देख के फिर से आ जाते हैं। लगातार प्रोसेस चलता रहता है। तो लोग आते हैं अपना पैसा खत्म करके फिर वापस चले जाते हैं। तो ये एक लंबे समय से ऐसे ही चल रहा है। बिना समझे इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। रोहित, एक और बात, जैसे ऑनलाइन में जो है अपने जो इंडियन कस्टमर्स हैं, इसमें बहुत सारे दुष्ट कस्टमर भी होते हैं। यूज करने के बाद में सामान वापस कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, पर वहां पे जब ऑर्डर आता है तो लेते नहीं हैं। तो वो सब फीस का वो भी तो आप ही पे जाता है ना? हाँ बिल्कुल। अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर बायर तक पहुंचता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये मेंटेलिटी ही है। उसमें खैर लेडीज एंड जेंट्स दोनों ही हैं, क्योंकि मेरे कुछ एक फ्रेंड जो है अपैरल में काम करते हैं, वो बताते हैं कि मतलब ऑर्डर जाते हैं और लड़कियां शादी वादी निपटा के फिर वापस भेज देती हैं। तो मतलब फ्री में उनका काम हो गया और हर बार एक नई ड्रेस चेंज कर लेती हैं। तो कुछ ने तो पर्टिकुलर में लड़कियों को मतलब नाम तक लिख रखे हैं कि कस्टमर का आएगा तो पहले मुझे रिपोर्ट करनी है, ऑर्डर भेजना नहीं है, क्योंकि पता है उनकी हिस्ट्री है ऐसी। वो किसी भी एक ब्रांड को पकड़ देते हैं जिसके कपड़े अच्छे हैं, वो इस तरह का काम करते हैं। ऐसा ही मोबाइल एसेसरीज के केस में भी है। इसमें क्या है कि आपको ना यूज करके लोग नहीं भेजते, ऑलरेडी जो वो चला रहे होते हैं वो भेज देते हैं, मतलब फ्री में बदल लेते हैं कुल मिला के। अभी उनका कवर जैसे पुराना हो गया और उनको लगा कि अब जो है कवर चेंज करने की जरूरत है, तो वो ऑर्डर कर देंगे। उसके बाद फिर ये प्रोडक्ट अपने फोन में लगा लेंगे, पुराने वाले की रिटर्न रिक्वेस्ट डाल देंगे। तो ये एक बड़ा घाटा होता है। बड़ा इसलिए, पहली बात तो आपका प्रोडक्ट चला गया, आपने शिपिंग भी दी, रेफरल दी, सब कुछ दिया, वो सारा गया। और साथ ही साथ आपको जो प्रोडक्ट मिला वो बेकार मिला, आपके किसी यूज का नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यूज्ड है। और साथ ही साथ ये बायर जो है ना कि कभी कभी तो इतने दुष्ट होते हैं कि जो है आपका फीडबैक भी गलत डालते हैं कि जो है मैंने मंगाया था ये और जो है आया ये बड़ी बुरी बात होती है। देखिए ऑनलाइन में ना आप कुछ भी छुपा नहीं सकते। बायर्स के जो फीडबैक है उनको आप छुपा नहीं सकते, वही जान होते हैं। और जो ऐसे बायर दुष्टता करते हैं, तो फ्री में प्रोडक्ट लेते हैं और दूसरे फीडबैक भी गड़बड़ डालते हैं कि प्रोडक्ट ही पुराना आया या इस टाइप का डालते हैं। तो वैसे में जो और जो जेन्यून बायर्स होते हैं वो भी एक बार को डाउट करने लगते हैं कि पता नहीं सेलर जेन्यून है या ऐसी ही नकली चीजें बेचता है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात होती है। साथ ही साथ ये रिटर्न जो है घाटे का कारण भी बनते हैं।
तो नॉर्मली जब हम कैलकुलेट करते हैं, प्राइसिंग कैलकुलेशन करते हैं, तो हम उस पर 30% जो है मोटा मोटा मान के चलते हैं कि रिटर्न आएगा, जिसमें कि बायर रिटर्न भी होगा और कोरियर रिटर्न भी होगा। कोरियर रिटर्न इस तरह से आता है कि बहुत बार क्या होता है कि कोरियर वाला बंदा पहुंचता है और सामने वाले का मूड चेंज हो चुका होता है, वो फोन ही नहीं उठाता, या फिर बोलेगा भैया मुझे इसकी जरूरत नहीं है, या बोलेगा मैं तो नानी के यहाँ चला गया हूँ 10 दिन बाद आऊंगा। तो कुल मिलाकर के ऐसे प्रोडक्ट्स पे रिटर्न आते हैं। कुछ लोग तो हमको लगता है सीखा करते हैं उसमें कि ऑनलाइन आएगा भी कि नहीं आएगा, तो जो भी चीजें हैं। तो अच्छा कि यहाँ पे मैं ऑनलाइन परचेजिंग भी करता हूँ, तो मैं इस समय पे ही गाँव में ही हूँ। तो वो जो एक बंदा आता है हमारे को डिलीवर करता है, जो वो मेरे पास बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं सिमिलर लाइन से हूँ। तो वो यहीं बैठ के फोन मिलाता है, फिर मैं ना बायर्स के एग्जैक्ट रिस्पॉन्स सुन पाता हूँ कि बायर बोलते क्या हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट के साथ भी वो जहाँ जहाँ जाते हैं ऐसे ही होता होगा। लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भैया मैं तो हूँ नहीं, मैं तो खेत में पानी लगा रहा हूँ, बैठो अच्छा अभी शाम तक आ जाएंगे तो ले लेंगे। अरे बताओ भाई, वो कोरियर वाला बंदा बैठेगा कैसे शाम तक तुम पानी लगा रहे हो? तो झूठ बोलते हैं वो। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं जो कि रिटर्न्स का कारण बनती हैं। और रिटर्न्स की भी सिचुएशन में हमें जो है कुछ चार्जेस जो है कोरियर के चार्जेस पे करने होते हैं। नॉट एट ऑल, मतलब सारी वेबसाइट्स पे ऐसा नहीं है, कुछ पे तो ऐसा है कि अगर प्रोडक्ट बायर ने ले लिया उसके बाद रिटर्न आता है तो आपको सारे चार्जेस देने होते हैं। मतलब कि एक तो फॉरवर्ड आपका शिपिंग हो गया, उसके बाद प्रोडक्ट आपका वापस आया तो रिवर्स शिपिंग चार्जेस भी आपके हो गए, साथ ही साथ आप रेफरल फीस भी देंगे, और ये सारे चार्जेस जो है आपको देने पड़ जाते हैं। तो जब भी प्राइसिंग की कैलकुलेशन होती है तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए वो एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ओके, ये सेशन बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग जो है ना बहुत अच्छे नंबर्स की बात करेंगे। नॉर्मली आप लोगों को एक्सपर्ट लेवल पे ऐसे लोग कभी नहीं मिलेंगे जो आपको एग्जैक्ट बता सके कि ये माल कितने में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ। ओके, पर इस सेशन में हम लोग एग्जैक्टली यही बात करने वाले हैं कि सामान आपने कितने में खरीदा, कितने में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ और कैसे ये बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मेरे अपने स्टाफ में भी, जैसा अपने यहाँ पर इंडिया में होता है कि लोगों ने देखा कि आपका ये, मैंने भी ये बिजनेस काफी टाइम किया है, तो किसी ने देखा कि आपका ये बिजनेस अच्छा चल रहा है और उनको जो है कहीं से कुछ पैसा मिला, कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी का पैसा मिला, शादी हुई, दहेज मिला, तो उनको लगा बहुत अच्छा है कि 150 रुपया में करोल बाग में जाओ, 20 रुपए का सामान मिलता है, 150 में बेचो, 130 रुपी प्रॉफिट, और बस वेरी सुन वी विल बिकम द मिलियनर। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अब सीधे नंबर पे आते हैं। रोहित भाई, ये फोन है मेरा आईफोन 14, ओके, इसका जो कवर है, इसका कवर, ये सिंपल कवर है, बिल्कुल सीधे डायरेक्ट टू द पॉइंट में बात करने वाला हूं। ये सिंपल कवर है, आप जानते हो ये कौन सा वाला कवर है, ओके। हाँ ठीक, ये कवर मैंने ऑनलाइन 199 रुपये में खरीदा है, ठीक है। अब आप बताइए कि ये कवर आपको कितने रुपए का पड़ता है, और इसमें एट द एंड ऑफ द डे, महीने के अंत में अगर आपसे पूछा जाए कि ये कवर कितने रुपए में खरीद के कितना रुपया प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आप ये बताइए। हमने ये 199 में खरीदा है। ठीक है। देखिए, अब क्योंकि एग्जैक्ट नंबर्स पे बात करनी है, फिगर्स पे बात करनी है, और डेफिनेटली मुझे भी ना मतलब मैथमेटिकल चीजें ज्यादा समझ आती है है ना। मैं बेसिकली लोगों से अगर कोई चीज अपना मत पूछना है तो मैं उनसे परसेंटेज में पूछ लेता हूँ, वो तो पगला जाते हैं, हर चीज में गणित घुसेड़ता। तो लेकिन ना नंबर्स जो है ना दिमाग में मेरे बहुत अच्छे से चढ़ती है, वो मुझे बहुत अच्छे समझ आती है। एक होता है कि ऐसे बस बेसिक बेसिक आइडिया, और एक होता है एग्जैक्ट नंबर्स एंड फिगर्स पे काम करना। तो मैं आपको बताऊं, जैसा कि आपने बताया आपने 199 रुपीज का परचेज किया हुआ है, इस पे अगर मैं बताऊं आपको, एक मोटा मोटा मेरी कैलकुलेशन है, तो 200 रुपए में मेरे हाथ में 83 रुपए, 200 रुपए का जब मैं चीज सेल करता हूँ तो मेरे हाथ में 83 रुपए आते हैं, एग्जैक्टली 83 रुपीज एंड 18 पैसा। और ये जो मैं इसे इस समय 17 रुपए में इसे बल्क में परचेज करता हूँ। तो अब आप जो है ना इस चीज का बेसिकली आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें मेरा प्रॉफिट क्या है। हाँ, लेकिन जिस समय कैलकुलेट करेंगे तो उस समय हम, जैसा कि हमने बताया कि हम रिटर्न को जो है वो छुपा नहीं सकते, रिटर्न्स तो आने ही आने हैं। तो इसलिए ना ये जो कि बेहद अपने से सस्ता कवर है, इस पे हम जो है कि 20-30 रुपए का मार्जिन जो है मोटा मोटा कंपटीशन में मान के चलते हैं कि ये जो है बचेगा।
और अगर जो है कि प्रोडक्ट वाकई बहुत अच्छा हो, कभी कभी क्या है ना कि इनमें फिटिंग्स वगैरह प्रॉपर नहीं आती, अगर ऐसा हुआ तो रिटर्न्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, नहीं तो फिर सस्ता कवर है, अक्सर इनको लोग वापस नहीं करते हैं। तो ऐसे कवर्स में जो है रिटर्न के चांसेस कम होते हैं और प्रॉफिट का जो रेशियो है वो हमारा बढ़ जाता है। तो बेहद सीधी सी बात है कि इस पे जब हमें 83 रुपए एक में मिलते हैं और हम 17 रुपए का उसको खरीद रहे होते हैं, तो मोटा मोटा जो है ना करीब 60 रुपए जो है वो मार्जिन हो जाता है गुड। पर कवर। और फिर आप मंथली आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप दिन में जो है कि आप 20 प्रोडक्ट ऐसे बेच लेते हैं या 50 बेच लेते हैं, महीने का कैलकुलेशन जो है आप आसानी से उसे कर सकते हैं, बेहद आसान है। ओके, कुछ एक ऑब्वियसली इसमें कुछ एक और की एंगल्स हैं। जैसे कि प्रोडक्ट आप लगाओगे तो इमीडिएट में बिकना नहीं स्टार्ट होगा, उसकी एडवर्टाइजिंग करनी होगी, मे बी इनिशियली आपको जो है घाटे में बेचना होगा एंड ऑल दैट। तो ऑब्वियसली ये बिजनेस के जो है इशूज हैं वो रहेंगे ही रहेंगे। तो उस बारे में अभी हमें बात नहीं करनी है, वो जब आप अपने आप को धक्के खाओगे सीखोगे। पर ये एक बहुत अच्छा जो एक इनिशियल आइडिया है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा कि कितना जो है प्रॉफिट होता है, कैसे होता है। साथ ही एक बात और ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जो प्लस पॉइंट है वो है ये कि रोहित के पास में इन्वेंटरी कोई नहीं है। ये सामान जो है तुरंत तुरंत जो बिका तुरंत हाथ में खरीदा और पैक करके भेज दिया। अगर आपको ये सामान खरीद कर रखना पड़ जाए तो उसमें बहुत समस्याएं आती हैं। आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, नहीं बिका तो सब एकदम जीरो हो गया। रोहित ने जो रिस्क लिया वो लिया ये कि वो दिल्ली में पहुंच गए, सीधे करोल बाग में पहुंच गए, वहां से सामान लेने लग गए और ऑब्वियसली रिस्क है तो प्रॉफिट है। अदरवाइज अगर आप जो है ना आप ऐसा सोचो कि आप जो है ना उन्नाव के गांव में रहते हो, करोल बाग में आपने पैसा भेजा, वहां से सामान आ गया और फिर उसके बाद बेचेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली ऐसा होगा कि आपका सामान बहुत सारा वेस्ट भी जाएगा। आप ऐसे 1000 कवर मंगवा लोगे, आपके यहाँ से कोई नहीं खरीदेगा, राइट? बिल्कुल, तो यही है इसमें ना, स्टॉक कर लिया तो, क्योंकि ऑनलाइन में आपको खुद नहीं पता होता है ट्रेंड कब चेंज हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो आप एक कवर आपने स्टॉक कर लिया और कल को मार्केट में दूसरा कवर आ गया उससे कम कीमत में, पर उससे अट्रैक्टिव दिखने वाला, सेल उधर डाइवर्ट हो जाती है। जब तक आपके पास यही ना कई बार होता है जो जो लोग इंपोर्ट करके करते हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर दिया चाइना से, अगर आता है उनका सामान तो आने में करीब 40 दिन लगते हैं, तो 20 दिन के बाद वो प्रोडक्ट पिट जाता है, दूसरा मार्केट में आ जाता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं बचता, मतलब वो प्रोडक्ट पहुंचता भी नहीं है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ऐसी सी चीजें होती हैं, तो स्टॉक करना जो है बेहद मुश्किल है। दूसरी बात है कि फिर आप उस चीज का जो है ना कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट का लाभ आपको नहीं मिलेगा, अगर आप ऐसे परचेज करते हो फिर करते हो तो मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर आपको तो इन्वेस्टमेंट करना हो गया, आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ गई, उसमें ऐसे में यह है कि अगर मान लो आपने 50 प्रोडक्ट की इन्वेंट्री करी तो आप 50 की बेच सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम जीरो स्टॉक करते हैं और 500 प्रोडक्ट बेच लेते हैं, 500 वैराइटीज बेच लेते हैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। हाँ रोहित भाई, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैंने मिस किए हों अभी तक? ये तक मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी बचा है, क्योंकि आप जो है सर्विस बिजनेस से हैं तो आपने छोड़ा तो कुछ भी नहीं है जो बच गया हो। और मैंने भी सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने क्लियर कर दी हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर के कहाँ से सेल स्टार्ट होती है। और बाकी जैसा कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह वो एक बिल्कुल अलग अलग प्रोसीजर है, वो तो जब कोई स्टार्ट कर लेगा उसको अगर कोई इस तरह की जरूरत होगी तो मैं बिल्कुल उस पर गाइड करूंगा। क्योंकि वो तो सेम एसईओ वाला सिस्टम है, जैसे कि आप गूगल पे कोई प्रोडक्ट रैंक कराते हैं, कोई वेबसाइट रैंक कराते हैं, उस टाइप का प्रोसीजर है। तो उसमें सीधी सी बात है इन्वेस्टमेंट भी आता है, कीवर्ड्स होते हैं उस पर, बिडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें, कई सारे मेथड भी हैं उस पर, ऑटोमेटिक है और मैनुअल भी है। तो वो सारे तो बेहद डीप हो जाएंगी वो चीज़ें। अभी जब तक कि कोई स्टार्ट नहीं करता तब तक उनको बताने का भी कोई फायदा नहीं, चीज़ें जो है बाउंस होने लगेंगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा मैटर। एग्जैक्टली, देखिए अभी फिर भी आपने जितना बता दिया ना बहुत एम्पल है, इतना एम्पल है कि इतना सीखने के लिए, अपने आप करके सीखने के लिए लोगों के जो है ना इसमें 5-6 साल लग जाते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इवन जब मनी वाला एंगल है, आपको बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो है अपना मनी का प्रॉफिट और ये सब एंगल्स नहीं बताता है। इसमें आप सीधे सीधे अपना कंपीटिटिव जो निच है आप वो खो रहे हो, आप बता रहे हो कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, पर देन यही प्लस पॉइंट होता है, यही कॉन्फिडेंस होता है कि मालूम है हमें कि हमें इससे खतरा नहीं होने वाला है, उल्टा कंपटीशन बढ़ेगा तो हम खुद अपने को जो है ना एक लेवल और ऊपर ले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आपको ये चीजें सीखनी होती हैं,
जब भी आपके सामने ऐसे कंपटीशन आते हैं, बिल्कुल ही जैसे मैंने बताया ना कि लोग 50 का खरीद के 100 का बेचते हैं, सोचते पैसा डबल कर दो, इस तरह की चीजें आती हैं। लेकिन अगेन आपको ना प्रोडक्ट में अपने निश रखनी होती है, आपके पास आपके बायर्स रिपीट बाइंग क्यों करें, वो चीजें आपको ध्यान रखनी होती है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना है, तो आपको आपके प्रोडक्ट्स, जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, केवल आप बायर का अच्छा होना चाहिए। कभी क्या है ना, दिक्कत अब बाद में अगर उसे बायर को आप ध्यान ही नहीं दे रहे, फीडबैक्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो फिर दिक्कत है, फिर मार्केट में ज्यादा समय तक टिके रहना संभव नहीं हो पाता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि वो जो यूट्यूब पे सीख के आते हैं, वो सीखते नहीं है और फिर फाइनली वो बाहर हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये आते ही रहेंगे और आप इनका कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतरीन चीजें हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान दें, वैल्यू ऐड करें, जो पोस्ट बाइंग एक्सपीरियंस है बायर का उसको आप अच्छा करें, हर एक फीडबैक को अच्छे से कंसीडर करें। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कैसे रिजॉल्व करना है वो आप सोच लीजिए। बाकी ऑनलाइन में टिके रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, ऑलराइट। मैं अभी 3 मिनट का जो है ना मैं मोनोलॉग लूंगा। मैं बताऊंगा कुछ बात कि एक्चुअली अभी मेरी डॉटर ने जो है यही अमेजन में सेलिंग का स्टार्ट किया था, और वो अभी जो है ना अभी 10th में है तो उसने बंद कर दिया, उसने 8th क्लास में स्टार्ट किया था। और यही जो बिजनेस स्ट्रेटजी है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली कोई 8th क्लास में है तो क्या इन्वेस्ट करेगा, हम गाइड कर देंगे, अपनी जेब से 5,000 रुपया दे देंगे, पर इससे ज्यादा तो नहीं देंगे। हम पेरेंट हैं, इंडियन पेरेंट हैं, इंडियन पेरेंट के एंगल से हम अपने बच्चों को जो है ना चाहते हैं पढ़ लिख जाएं, लेकिन बिजनेस से बहुत पैसा नहीं देते हैं। पर देन मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि कैसे जो है ना एकदम मिनिमम बजट के साथ में, जैसे रोहित ने किया। रोहित एल्डरली हैं, मैच्योर हैं। मेरी बेटी 12 साल की है, 12 साल में उसने जो है ना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, यही वाला एग्जैक्टली सिंपल। वन फाइन डे यू कम आउट विद एन आइडिया है कि आपको जो है ना जेब से पैसा कुछ नहीं लगाना है, पिताजी एक भी पैसा नहीं देंगे। जो आपके रिश्तेदारों ने पॉकेट मनी दी हुई है 5-6 हजार रुपया है, उससे आपको स्टार्ट करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग यू विल डू इज कि आप बढ़िया अच्छी सी पैकेजिंग, ब्रांडेड नेम, बढ़िया अच्छा सा भौकाली लोगो आप बनवा लेंगे। लोगो बनवा लिया, एक अच्छा सा जो है ना बॉक्स, ऑनलाइन जो है ना ये सारे बॉक्स मिलते हैं, आपने अच्छा सा लोगो बनवाया, अच्छा सा बॉक्स बनवाया। अमेजन में दे रिक्वायर जीएसटी नंबर या तो आप खुद कर लो। ऑब्वियसली मेरी डॉटर के केस में है कि उसने पिताजी की खूब सारी कंपनियां हैं, उनमें उसने वो नंबर यूज कर लिया, वहां रजिस्टर कर लिया। प्रोडक्ट उसने जो है ना हाथ के हाथ में लगा लिया। अच्छी सी जो है ना ब्रांडिंग, अच्छी सी जो है ना पैकेजिंग कर लिया। प्रोडक्ट के साथ में खूब फंडू सा जो है ना, जो एक बिजनेस कार्ड लगाना होता है, ये बिजनेस कार्ड लगा लिए गए। ये सब करते हुए में उसने जो है ना बिल्कुल पैकेजिंग ऑलमोस्ट जीरो, जो जीरो कास्ट के साथ में होना चाहिए, उसने जीरो कास्ट के साथ में स्टार्टअप किया। ये मोबाइल एक्सेसरी फील्ड से नहीं है, पर अमेजन सेलिंग से है, तो ये एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। कई बार हमें जो है ना जो इवन जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसे नहीं हैं, हम कैसे स्टार्ट करें, एक्सपीरियंस नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इट कि जस्ट लाइक जो रिश्तेदारों के पैसे होते हैं उससे कलेक्ट करके एंड शी स्टार्टेड। और वंस अपॉन ए टाइम उसका जो है ना जितना उसका मंथली स्कूल की फीस थी, एंड ऑब्वियसली शी इज स्टडीइंग इन वेरी गुड स्कूल, तो जो स्कूल की फीस अपर रेंज वाली होती है वो अपने प्रोडक्ट से ही जो है वो बना रही थी। अब वो 10th में आ गई है, तो हमने जो है क्योंकि हम इंडियन पेरेंट है ना, हम तो चाहते हैं कि जो है ना बच्चा पढ़ाई करे और कुछ ना करे, तो खैर वो कर रही। पर द पॉइंट इज कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब से ये ऑनलाइन आ गया है, लोग शिकायतें करते हैं कि दुकानें बंद हो रही हैं और जो है ना बिजनेस ऑप्शंस कम हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही हैं। अगर आप एग्जैक्टली में इन अपॉर्चुनिटीज का जो है ना फायदा उठाएं, तो आप अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस। आप जो है ना महीने में लाखों रुपया ऐसे ही कमा सकते हैं। आप ये देखिए कि रोहित भाई हमारे यहाँ पे उन्नाव के एक गांव से रहने वाले हैं, करोल बाग में जाके बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया, एंड जितना मुझे भी आज की तारीख में पता है, इन्होंने अपने बिजनेस को इतना स्मूथली रन किया हुआ है कि इनका बिजनेस ऑटो मोड में चलता है। ऑटो मोड बोले तो ऑटो पायलट मोड, कि इनका जहां मन होता है ये वहां पे रहते हैं, घर पे काम करना होता है अपना उन्नाव में घर पे आ जाते हैं। अभी जो है ना जो ऑटो मोड होता है, सभी जितने भी लोग जॉब में होते हैं सबका ये सपना होता है
कि ऑटो मोड हो जाए। हमें जो है भाई बिजनेस इसीलिए किया जाता है ना कि कोई आपको बहुत ज्यादा लगना ना पड़े, आप जो है इवेंचुअली थोड़ी सी कूल लाइफ आ जाए। तो रोहित भाई अभी आज की तारीख में उस लाइफ में है कि जहां पे अगर आज चाहें तो अपने गांव भी आ जाते हैं, इनका मन होता है तो उन्नाव पहुंच जाते हैं, मन होता है तो भाजपा का झंडा उठा के भाजपा जिंदाबाद करने लगते हैं। ये सारे काम ये कर लेते हैं। सो दैट वे जो ऑनलाइन है, ऑनलाइन ने बहुत सारे ये ऑप्शंस क्रिएट कर दिए हैं, आप सब लोग ये सारे ऑप्शंस को जो है ना ट्राई आउट कर सकते हो। तो एनीवे अभी रोहित भाई 5 मिनट्स के लिए हमारे साथ में करोल बाग के एक और जो है करोल बाग के एक और सज्जन थे, मैं देख रहा हूं कि वो अगर हमारे साथ अभी आए हैं तो उनको मैं 5 मिनट्स के लिए ऐड करना चाहूंगा और फिर उसके बाद में हम जो है क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। मैं देख लूं एक मिनट को राजेश भाई अभी यहाँ पर हैं कि नहीं। राजेश मंधानी जी है भैया, ऑनलाइन है। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका नेटवर्क की बैंडविड्थ जो है लो है, मुझे लगता है कि इसका वीडियो भी ठीक नहीं बन पाएगा। एक बार देख लीजिए अगर आपका इंटरनेट थोड़ा सा और सही हो सकता है तो। ओके, लेट्स सी। राजेश मंधानी जी को, राजेश मंधानी जी अगर आप ऑनलाइन हो तो प्लीज आ जाइए आगे। राजेश जी, कैन यू हियर मी? भैया म्यूटेड है, वो कनेक्टेड है। मैंने अनम्यूट कर रखा है उन्हें। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। राजेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप फिर म्यूट हो गए हैं। यस सर, सुन पा रहे हो आप मेरे को? जी हाँ बिल्कुल। यस सर। राजेश भाई करोल बाग हाँ से सर, ही हैं, मोबाइल एक्सेसरीज के बिजनेस में हैं। अब मैं बहुत ज्यादा बात ना करते हुए राजेश भाई से बोलूंगा कि वो 5 मिनट्स में जो ये हमारे साथ में लोग जुड़े हुए हैं उनको कुछ अपने आइडियाज दें, बताएं कि वो मोबाइल एक्सेसरीज की फील्ड में कैसे वो ग्रो कर सकते हैं। राजेश भाई, ऑल टू यू। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि जैसे मैं इस मार्केट में 10 साल से हूँ, तो हमने तो देखा है कि नोटबंदी से पहले भी ऑनलाइन का बहुत ज्यादा ग्रो अप था हमारी मार्केट में। तो आपको रोहित भाई ने जैसे बताया, बहुत सटीक जानकारी दी उन्होंने। लेकिन फिर भी जो है ना, जब आप इस फील्ड में घुसोगे तो आपके पास बहुत सारे इश्यूज आएंगे। जैसे आपको ये लग रहा है कि भाई ठीक है, 10 लाख का आपने स्टॉक इन्वेंट्री नहीं है, उसके बावजूद आप कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ ना कुछ स्टॉक रखना पड़ेगा। प्लस जैसे इसमें ऑनलाइन के साथ साथ अगर ऑफलाइन को भी अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें एक्सपीरियंस ज्यादा मिल जाता है। तो उस एक्सपीरियंस में, क्वालिटी में और पूरे इंडिया वाइज या नॉर्थ इंडिया वाइज में थोड़ा से चेंजेस होते हैं। मतलब कुछ एक्सेसरीज जो है ना, जैसे वेस्ट इंडिया में या साउथ इंडिया में अच्छी बिकती है और नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सस्ती एक्सेसरीज बिकती है। तो वैसे ही जो है, लेकिन अब तो ऑनलाइन के जो कस्टमर हैं आपके पास से ऑल ओवर इंडिया के आते हैं, बल्कि नेपाल के भी कस्टमर बहुत सारे मिल जाते हैं। तो उस हिसाब से जो है मेरा नंबर, अगर आप मतलब कि आप नितिन भाई से मेरा नंबर ले सकते हो, तो उसमें अगर कभी कोई अगर आपको आवश्यकता पड़े तो मैं आपको बढ़िया कोऑपरेट कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, मोबाइल एक्सेसरीज का काम ऐसा है कि हर जगह जो है मतलब कि आवश्यकता है ही, जरूर है। तो जैसे मोबाइल एक्सेसरीज के साथ साथ अगर स्पेयर पार्ट्स है, सेकंड हैंड सेट्स हैं, ऐसे बहुत बड़ी मार्केट है। मेरा पर्सनल आकलन ये है कि जैसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी मार्केट चाइना की है, फिर ये हमारी करोल बाग की मार्केट है। करोल बाग के साथ साथ फिर सेकंड जो मार्केट मेरी नजर में है वो बॉम्बे की मार्केट है। तो आपको जैसे ऑनलाइन काम करना है तो फिर वैरायटी की बहुत आवश्यकता पड़ेगी आपको। वैरायटी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, क्वालिटी के साथ बहुत सारी चीजें हैं कि जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन में जैसे अलग सी एक स्किल होनी चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए। और प्लस आपके साथ जैसे रोहित भाई ने बताया कि इस तरीके से करो, बहुत सटीक जानकारी उन्होंने दी है। इसके अलावा अगर आप और कोई अगर हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मैंने तो 10 साल में ही देखा है कि अगर ऑनलाइन में भी अगर 10 बंदे हमारे साथ जुड़ते हैं
तो 10 में से जैसे अगर 5-10 हजार 15,000 की पूंजी लगा रहे हो, ठीक है, उसमें अगर आपने बहुत अच्छी स्किल है तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि आपको और स्टॉक लगाना पड़ता है। तो 10 में से 5 बंदे सर्वाइव कर जाते हैं, 5 बंदे बैक भी हो जाते हैं। तो उसके लिए केवल आपको मतलब एक्सपीरियंस और क्वालिटी और मतलब कुछ पकड़ होनी चाहिए समझ में। मैं आपको अपना ये कहना चाहूंगा। और बाकी किसी चीज की अगर आपको आवश्यकता हो कि भाई क्या कैसे किया जाए, उसके लिए भी मैं आपको कॉपरेट कर सकता हूँ। हमारे पास ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हुआ या इंडिया मार्ट, जितने भी मतलब ये ऑनलाइन मतलब कि प्लेटफॉर्म है, उससे भी बिजनेस हमें मिल जाता है। लेकिन ऑनलाइन के साथ साथ जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑफलाइन का बिजनेस जो धीरे धीरे बड़ी तेजी से खत्म होता जा रहा है, तो आने वाला फ्यूचर ऑनलाइन में ही है। इसलिए अगर आपकी ऑनलाइन में पकड़ अच्छी हो जा रही है ना, तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। नॉट ओनली इन बिजनेस, मतलब मोबाइल एसेसरीज, मतलब कि जितने भी आप कपड़े की मार्केट कह लो, कुछ भी कह लो, तो ऑनलाइन का ही फ्यूचर है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही रोहित भाई ने और नितिन भाई ने आप लोगों को बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आप इसमें आगे बढ़ो। लेकिन इसके अलावा जो और भी जो आपको साथ अगर कोई वो है, तो मैं आपको कॉपरेट करूंगा। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो हमें आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, तो उसके लिए हम लोग आपको समझा देंगे, बता देंगे। नितिन भाई, मैं राजेश भाई का जो नंबर है और जितने भी रिसोर्सेज हैं, कई लोगों ने यहाँ क्वेश्चंस किए कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड ऑल दैट, तो वो इवेंचुअली जब हम ब्लॉग लिखेंगे उसमें ये सब बहुत डिटेल में लिखा जाएगा, उसकी आप लोग चिंता मत करिए। अभी जो हमारा जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग का जो मुद्दा है उससे आप इन्वॉल्व रहिए। तो राजेश भाई ने जो भी नंबर वगैरह, राजेश भाई का नंबर हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। अब मैं जो है 2 मिनट के लिए मैं एग्जैक्ट बताता हूं कि इस बिजनेस को हमने कैसे स्टार्ट किया था, और फिर इसके बाद में हम पब्लिक के क्वेश्चंस में आएंगे। हाँ, ओके, ऑलराइट। वन फाइन डे हम लोग जो है लखनऊ में ये बिजनेस कर रहे थे और समहाउ मजा नहीं आ रही थी। हम लोग लखनऊ में नाका मार्केट है, नाका हिंडोला मार्केट से एसेसरीज उठा रहे थे, सेल कर रहे थे, बट यू नो थिंग्स वर नॉट मूविंग वेरी गुड। So like one fine day I came to know that in Delhi there is a गफ्फार मार्केट, करोल बाग में जो है ना गफ्फार मार्केट है, वहां पर सब मोबाइल एसेसरीज का सारा सामान मिलता है। फिर हमने अपने स्टाफ में एक दो, क्योंकि हमारा ये फुल टाइम काम नहीं है, एज यू ऑल नो माय कोर बिजनेस इज सॉफ्टवेयर, एंड सॉफ्टवेयर दैट टू जो है ना, जो अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाना। तो हमारा ये पार्ट टाइम बिजनेस था। हमने अपने स्टाफ में एक दो लोगों को दिल्ली में भेजा, करोल बाग में, और वो लोग गए अपना, जैसे टिपिकल होता है ना कि गए वहां पर अच्छे से होटल में रुके, यू नो दे वेंट थ्रू द कार और देख के आए, कुछ मजा नहीं आया। ऐसा लगभग हम लोगों का 6, 7, 8, 10 महीने चला। हम लोग बिल्कुल वहां पर सेटल नहीं हो पाए। फिर वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि नहीं यार, अब काम करना है। तो जब काम करना है तो उसका तरीका क्या होता है? चुपचाप दिल्ली जो है, हमने लखनऊ मेल जो है रात को पकड़ा, मॉर्निंग में 7 बजे दिल्ली आए। पहाड़गंज से हमने पैदल चलते मतलब यू नो वो जो, हाँ, पहाड़गंज से पैदल चलते हुए करोल बाग तक आए। अगल बगल में देखा यहाँ पे क्या है, छोले भटूरे खाए, और उसके बाद गफ्फार मार्केट में खूब पैदल टहले। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, गर्मी का टाइम था। आई मीन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक हमारी एज अब तो 47 है, तब 40 ईयर की एज थी, और टाइम हो गया था ऐसे पैदल टहले हुए में। पर हाँ ठीक है, जब काम चालू करना होता है ना, तो ऐसे ही करना होता है। गफ्फार मार्केट में एक एक दुकानदार से जा जाके मिले। गफ्फार मार्केट ऐसी मार्केट है ना कि अगर आपके पास में आपको एक मोबाइल कवर खरीदना हो तो वहां पे कोई आपको पूछेगा नहीं। हाँ, इतना मतलब यू नो इंडिया की बड़ी मार्केट है। आप उनके पास जाके पूछो जाके कि ये मोबाइल कवर कितने का मिलेगा, तो रिटेल वाला जो रेट होगा जाके वो 150 रुपए का देंगे। सेल वाला जो रेट होता है वो होता है 20 रुपया। लेकिन 100 रुपए से 20 रुपए तक पहुंचने के जो धक्के खाने होते हैं ना, वो खुद खाने होते हैं। टिपिकली मैंने देखा है कि यहाँ पर स्पेशली जो हमारी ये हिंदी बेल्ट है ना, ये जो यूपी बिहार वाली बेल्ट है, हम लोग धक्के खाने से बहुत डरते हैं। हम लोग जो है वहां भी जाते हैं, दिल्ली एक तो पहुंचते नहीं है, बहुत ज्यादा होगा उन्नाव से, कानपुर से निकल के लखनऊ तक आ जाएंगे, लखनऊ में भी मार्केट में खुद नहीं जा पाएंगे। एसेंशियली बॉटम लाइन जो मैं कहना चाह रहा हूं, बॉटम लाइन वही है जो राजेश भाई ने बताई, बॉटम लाइन वही है जो रोहित भाई ने बताई, कि आपको सारी शर्म लिहाज त्याग के मैदान में उतरना होगा। बिल्कुल एकदम जो है ना पैदल, नंगे पैर, नंगे पैर नहीं मतलब जूते वाले पैर से चलते हुए में दिन में 20 किलोमीटर टहलना पड़ेगा। एक एक दुकान में जाना पड़ेगा, उस दुकान में आपको कोई भाव नहीं देगा, धक्के मार के निकाला जाएगा। ये सब अपमान सहते हुए में आपको जो है ना सप्ताह भर टहलना होगा, and then you will do it all.
ओके ये मेरा जो है समरी कंक्लूजन है सारे बिजनेस का, वो ऑनलाइन वाले में स्पेशली एंड स्पेशली जो है ये वाला जो बिजनेस है कि आप दिल्ली में करोल बाग को मैं बहुत इट्स इन माय लाइक एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से कि करोल बाग मेरी रगों में बहता है। मैं तो करोल बाग के जो है ना मुझे अब सपने आते हैं कि करोल बाग में जा रहे हैं, पैदल टहल रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, उस मार्केट में गए, सरदार जी हैं हमारे एक, हाँ, वो उनके यहाँ पहुंचे, उनने बोला कि भैया आप हमारे घर में रहो चल के, लेकिन जो है मोबाइल कवर जो 20 रुपए का आता था बेचा उन्होंने 50 रुपए का था, अब हमें मालूम है। ओके बट दीज आर द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट यू ऑल हैव टू गो थ्रू। ओके सो एनीवे, अब चीजों को खत्म करते हुए क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में आते हैं। आप लोगों में जिनके भी क्वेश्चन हो वो जूम पे अपना अपना हाथ रेज कर दें तो हम उनको अनम्यूट कर देंगे, वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके सबसे पहले किशोर ने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं किशोर जी को हाँ जी किशोर जी बताइए। भैया जो अपने रोहित भाई है, रोहित भाई उन्होंने ब्रांड एस्टेब्लिश किया तो वो मार्केट से लेके आते थे, मतलब अपना लेबल लगाते थे, या फिर एज इट इज वो ले आकर और मतलब भेज देते थे? उन्होंने कैसे किया उन्होंने? किशोर जी आपकी आवाज तो बहुत क्लियर मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये पूछ रहे कि जो मार्केट से मैं प्रोडक्ट लाता था उनकी ब्रांडिंग कैसे करता था, है? ओके नहीं तो सिंपली जो है ना कि क्योंकि प्रोडक्ट जो है जब हम शुरुआत में जो हमने स्टार्ट किया तो कुछ दिन तो बिल्कुल ऐसे ही चला, जैसे लाते थे वैसे भेज देते थे। उसके बाद में फिर मैंने ब्रांडिंग स्टार्ट की, तो चूंकि उस समय चूंकि तुरंत में स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास ब्रांडेड बॉक्स भी नहीं थे, प्लेन जो कोरुगेटेड बॉक्सेस होते हैं 3 प्लाई बॉक्सेस, मैं उनका यूज करता था। उसके बाद में फिर वही कोरुगेटेड बॉक्सेस को मैंने प्रिंटेड लेना स्टार्ट किया जिसपे कि हमारा ब्रांड नेम प्रिंट होता था, तो पहले तो ब्रांडिंग वहीं से ही आ जाती थी। उसके अलावा मैंने टाइमली स्टिकर्स वगैरह यूज किए, और इवन जो पॉलीथीन की जो पॉली पैकेजिंग होती है अंदर की, वो भी हमने अपने ब्रांड के स्टार्ट कर दी थी यूज करना। तो प्रोडक्ट वही होता था, बस वो पैकेजिंग चेंज हो जाती थी और ब्रांड बॉक्स चेंज होता था तो ब्रांडेड प्रोडक्ट बन जाता है। ये सिंपल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन मनोज जी का है, मैं मनोज जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, बहुत ही वैल्यूएबल सेशन रहा, बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, तो थैंक यू जितने भी अपने स्पीकर्स हैं उनके लिए। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें बायर जो सेलर होते हैं उनके प्रोटेक्शन का कोई राइट या कोई एक्ट ऐसा कोई नहीं होता क्या? जैसे कुछ अभी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के बारे में इन्होंने बताया कि जो रिटर्न कर देते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट या यूज्ड प्रोडक्ट, तो ऐसा कुछ होता है क्या, कुछ टेक्निकल ऐसा? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। आप जो है ना कि हर एक ब्रांड के पास में उनका एक प्रोटेक्शन होता है सेलर्स प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो जो रिफंड मिलता है आपको, आप क्या करते हैं कि जब भी आपके पास में प्रोडक्ट रिटर्न आता है, तो दूसरा प्रोडक्ट आता है या टूटा हुआ आता है, तो ऐसे में आपको एक केस या इंसिडेंट आपको रेज करना होता है उस पर्टिकुलर पोर्टल के साथ में। वो उसे कंसिडर करेंगे, पर वहां से जो आपको जो पैसा मिलेगा वो संभवतः वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग से भी कम होगा, ऐसा आप मान के चलिए। तो वो बहुत ज्यादा वहां से अमाउंट मिलता नहीं है, पर हाँ ये है कि थोड़ा बहुत आपका घाटा वो कम कर देंगे। हाँ ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्लेम होते हैं वो हमेशा एक्चुअल कीमत से कम ही होते हैं। इंश्योरेंस वैल्यू या क्लेम कहीं भी किसी चीज में। एग्जैक्टली, बस वैसा ही सर, थैंक यू वेरी। ओके अगला क्वेश्चन परिजात जी का है। मेरा क्वेश्चन ये है भाई साहब, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ सुनाई दे रही है। अभी आप जैसे बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा हमको इन्वेंटरी नहीं बना करके रखनी है, बहुत ज्यादा स्टॉक में रखना है, ट्रेंड चेंज हो जाते हैं इसलिए बहुत ज्यादा, तो मतलब इसको अगर मेरे पास आज सपोज 20 ऑर्डर आए तो क्या मैं 20 मोबाइल कवर लेने जाऊंगा अपने सब? तो मैं समझ नहीं पाया इसको कैसे, ये क्या चीज है बेसिकली? मतलब रोज करो तो खरीदारी नहीं हो सकती कि उसको बल्क परचेज नहीं होगी, फिर उसको वो कीमत नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब मेरे पास कुछ ना कुछ इन्वेंट्री बल्क में तो होनी चाहिए। थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे प्लीज इसके बारे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूर करेंगे। और इसी को ही जो है ना, इसी को ही प्यास बोलते हैं। जब वो अंदर होती है ना तो आपको 20 प्रोडक्ट नहीं, एक प्रोडक्ट लेने के लिए भी हम तुरंत मार्केट भाग जाते थे। एक जो है ना, मैं आपको बता दूं कि अमेजन की एक सर्विस है जिसको गारंटीड डिलीवरी सर्विस बोलते हैं। उसमें जो ऑर्डर्स रिसीव होते हैं उनको सेम डे भेजना होता है। अभी जो प्रोसेस है वो ये है कि 1:30 तक
प्रोडक्ट ऑर्डर आपका रिसीव हो सकता है, और 145 पे आपको उसके पहले आपको प्रोसेस करके उसे भेजना भी है सेम डे। बीच में 15 मिनट का टाइम होता है, 1:30 कट ऑफ टाइम है, 1:45 के पहले आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है और भेज देना है। ऐसे में अगर एक भी ऑर्डर लगता है तो चूंकि अब तो मैं वहां नहीं हूँ, चूंकि अब वहां पे मेरा स्टाफ है, पर वो ट्रेनिंग वही है कि उस 30 वो जो 15 मिनट का टाइम है ना, उतने में ही वो बंदा जा करके मार्केट से प्रोडक्ट एक ले आता है। आप तो 20 की बात कर रहे हैं, 20 तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब आपको ये करना है ना कि आपको इन्वेंट्री के बिना काम करना है, जब आपको पैसों के बिना काम करना है, फिर आपको ये मेहनत तो करनी होगी। और कभी कभी तो मार्केट के कई कई चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस हो जाती है, मान लीजिए कि मार्केट से माल लेके आए और जिसने दिया उसने गलत दे दिया, ऐसा हो जाता है, उसको सुनने में मिस्टेक हो गई। आप जब पैकिंग करेंगे जिस समय, उस समय आप तो देख के करेंगे, आपको पता चला कि प्रोडक्ट तो गड़बड़ आ गया, आपको वापस मार्केट जाना होता है, अपने सप्लायर से उसको चेंज करके फिर लेके आना पड़ता है। ये चीजें होती हैं और ये करनी ही पड़ती है अगर आपको नील इन्वेस्टमेंट में करना है। बाकी अगर आपको स्टॉक के साथ, इन्वेंट्री के साथ करना है, तो मैंने आपको बताया कि उसमें क्या दिक्कतें हैं, चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं। और एक पॉइंट मैं और बता दूं कि जैसे अगर आप स्टॉक के साथ में करते हो तो नो डाउट आपका मार्जिन थोड़ा सा हाई होगा। जब आप सिंगल प्रोडक्ट खरीदते हो तो नो डाउट मार्जिन हमेशा लो होता है। और इवेंचुअली क्या होता है ना कि आपके सप्लायर पक्के हो जाते हैं। आपका जो सप्लायर है उसको मालूम है कि ये एक एक प्रोडक्ट ले जाते हैं, पर जो है रोज आते हैं, तो वो मार्केट वाले रेट से आपको कम देता है, लेकिन होलसेल से आपको ज्यादा देता है। पर स्टिल आपका प्लस पॉइंट यही रहता है कि आपने कोई पैसा लगाया नहीं, कोई इन्वेंटरी रखी नहीं, तो अगर आपका जो है 10 रुपया भी बच रहा है तो बहुत है। और ऑब्वियसली जैसा रोहित ने बताया, दौड़ना इसमें बहुत पड़ता है कि पानी बरस रहा हो, मतलब हमारा भी स्टाफ वहां पे गफ्फार मार्केट में रहा है, पानी बरस रहा हो, हमने बिल्कुल रेनकोट वहां पे रखे हुए थे, धूप हो, कितनी भी धूप हो, बेचारा हमारा बच्चा था ललित जो है, उसका वेट वहां पर लाइक 10 किलो, पहले ही बहुत दुबला पतला था, पर गफ्फार मार्केट में वहां पे रहा, उसका वजन 10 किलो कम हो गया। ऑर्डर लग गया, भागते हुए जाता था, भागते हुए लेके आता था, और उसके बाद देखा कि जो है ना ऑर्डर गलत आ गया तो फिर भागते हुए गए, और तब तक अमेजन वाला जो सर पे सवार है वो बोल रहा भैया अगर नहीं दोगे तो हम जा रहे हैं, तो वो चला भी जाता था, फिर भाग के जो है ना उसको दूसरी दुकान में जाके ऑर्डर देना पड़ता था। बट देन अगेन ये तो सब आपका जो है ना, अगर आप कम पैसे के साथ में बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा। पर आपका क्वेश्चन का एक आंसर ये भी है कि नो डाउट होलसेल में रेट अच्छे मिल जाते हैं, रिटेल में आप जाते हो मार्जिन आपके कम हो जाते हैं, बट देन स्टिल अगर आपका डेली का काम है तो फिर आप धीमे धीमे करते हुए मैनेज कर लेते हो। थैंक यू सर, थैंक। अगला क्वेश्चन है राजेश जी का, मैं राजेश जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। और किसी के भी कोई क्वेश्चन हो जाके तो वो अपना हाथ रेज कर सकते हैं। हेलो, सुन पा रहे हैं मेरे को आप? जी हाँ। ये मैं रोहित भाई आपसे ये बोलना चाहूंगा, जैसे इन्होंने पूछा कि जैसे कि 20 कवर अगर खत्म हो गए, बल्क में ऑर्डर आते हैं तो क्या हम दोबारा ले जाना पड़ेंगे? तो ये ऐसा होता है ना सर कि जैसे ये इस मार्केट में तो ऑल ओवर इंडिया से इंक्वायरी आती है, तो यहाँ पर जितने भी भाई जुड़े हुए हैं, अगर ये आपको कुछ स्टॉक करना पड़ेगा ना, उस हिसाब से आगे तो ये ज्यादा समझ पाएंगे सभी जो बंधु यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं ये बोलना चाह रहा था आपसे, जैसे स्टॉक मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट अगर एडवांस खत्म हो गया तो दोबारा के लिए तो उनको कुछ ना कुछ वो मतलब कि स्टॉक रखना पड़ेगा ना। अगर आउट ऑफ दिल्ली है आप और हम तो चलिए मार्केट में है, लेकिन कोई मान लीजिए दिल्ली एनसीआर से है या सपोज करिए बिहार से है, तो उनको तो मतलब कि स्टॉक रखना पड़ता है। हाँ, ये होता है कि हफ्ते 10 दिन में थोड़ा ट्रेंड पता चल जाता है कि हाँ भाई ट्रेंड बदलने वाला है, तो फिर ये उस हिसाब से जो है मतलब मेंटेन करना पड़ता है। ये चीज मैं बोलना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल राजेश जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो इसकी थीम है, जो आज की जो मीटिंग है, जूम मीटिंग, इसकी जो थीम है ना, वो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट किया जाए। और जी वैसे जी भी जी मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर मान लीजिए कि हमें ना मार्केट के 1000 प्रोडक्ट आपको लगाने हैं ऑनलाइन सेलिंग के लिए, तो सिंपल सी चीज है, आप अगर 1000 प्रोडक्ट के अगर 5-5 पीस भी रखते हो तो 5000 प्रोडक्ट होते हैं। और अगर 5000 प्रोडक्ट अगर 100 रुपए पर पीस भी है तो आपको 5 लाख रुपए बेसिक इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। अगर वो आपको नहीं करनी जी है तो फिर आपको ऐसे करना होता है, जो भी आपका रिलेटेड मार्केट है, अगर कोई बिहार से है तो वो दिल्ली की मार्केट से काम नहीं करेगा, सिंपल सी चीज है। वहां पर जो भी उनकी मार्केट होगी जो पास में, वो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं।
ओके ऑलराइट, तो अभी टाइम जो है ना खत्म हो रहा है, 2 मिनट बचे हुए हैं। आज का सेशन काफी इंटेंस सेशन रहा। रोहित भाई ने बिल्कुल एग्जैक्ट जो बिजनेस सीक्रेट होते हैं, टिपिकली जो भी अपने यहाँ पर इंडिया में लोग होते हैं, कोई अपना बिजनेस सीक्रेट नहीं बताता है। आपको एकदम इतना डिटेल में इंटरनल में सीक्रेट अगर मालूम हो रहा है तो यू पीपल आर वेरी लकी वंस। नॉर्मली आपको जो है ना लाइफ में कभी भी, मुझे कभी भी, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने तो कुआं खोद के पानी पिया है, तो हमें कभी भी लाइफ में इस तरह से स्पून फीडिंग नहीं हुई कि कोई हमको बता दे कि ये कवर इतने रुपए का मिल रहा है, इतना इसमें फायदा होगा, इतना ये होगा। किसी ने आज तक ना बताया। हम लोगों ने धक्के खा खा के सीखा, रोहित भाई ने तो बहुत ज्यादा धक्के खा खा के सीखा, पर आप लोगों को इतना सब कुछ बिल्कुल स्पून फीडिंग मिल रही है। आई डोंट थिंक कि अभी जो है ना, अभी आप लोगों के पास में कोई और ऑप्शन है कि कोई क्वेश्चन मार्क्स हो कि ये नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? ऑल इट रिक्वायर्स इज कि जस्ट मूव ऑन, जस्ट डू इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ओके ऑलराइट, इसी पॉजिटिव नोट के साथ में अभी खत्म करते हैं। मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, जस्ट 1 मिनट बच रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। रोहित भाई वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस थे, जितने भी फोन नंबर्स वगैरह हैं, वो हम आपको ब्लॉग में सब लिख के बताएंगे। ब्लॉग आने में लगभग 1 वीक लगेगा, वीडियो आने में 2-3 दिन लगेंगे, पर वो हम वीडियो डाल देंगे, फिर 1 वीक बाद ब्लॉग आ जाएगा, उसमें सारे डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू ऑल, गुड लक। Thank you.